तुझे बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उनको भी करके दिखाना है। तो इसी मोटिवेशन के साथ हेलो एवरीवन, सॉल्यूशन गुरु टी की लॉ चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं हूं एडवोकेट प्रतिज्ञा सिसोदिया। आज का जो टॉपिक है एमपीए डीपीओ के लिए हमने जो रिवीजन क्लास शुरू की है, रिवीजन क्लास की सीरीज शुरू की है, जिसमें हम सारे सब्जेक्ट जो एमपीए डीपीओ के 25 सब्जेक्ट कवर करवा देंगे, रिवीजन करवा देंगे सभी सब्जेक्ट का, और फास्ट रिवीजन करवाएंगे। साथ ही हम ट्रिक भी बताएंगे, ऐसी ट्रिक बताएंगे जिससे आपको रटने की जरूरत नहीं होगी। आपको एक बार वीडियो देख लेंगे, आप क्लास को ज्वाइन कर लेंगे तो आपको कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग अगर एमपीडीपी की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, रिवीजन क्लास चल रही है विद कॉन्सेप्ट और विद ट्रिक के साथ हम समझाएंगे चीजों को, और जो एमसीक्यूज भी सोल्व करवाएंगे। तो क्वेश्चन बेस्ड क्लास भी रहेगी, जिसमें हम आपको आप क्लास ज्वाइन करिए, आपको मतलब और भी चीजें हम आपको बताते रहेंगे क्लास में कि हम क्या क्या आपको चीजें प्रोवाइड करवाने वाले हैं, क्या क्या बेनिफिट्स आपको होने वाले हैं हमारी क्लास ज्वाइन करके। तो आप हमारी जो क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसके लिए व्हाट्सएप नंबर हम डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, वहां से आप हमें व्हाट्सएप करिए और क्वेरी लीजिए क्या आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं उसके बारे में। और चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एमपीएडीपीओ के जो सिलेबस है उसमें से है लोक संपत्ति का निवारण, लोक संपत्ति का निवारण अधिनियम 1984 है। इसका जो अधिनियम संख्यांक है मतलब प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू जो एक्ट है, इसका क्या नाम है इंग्लिश में, प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। तो ये है प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984। इसका जो अधिनियम संख्यांक है वो है 3। अधिनियम संख्यांक इसका 3 है, याद रखिए। अधिनियम संख्यांक इसका 3 है। और ये जो इसके टोटल जो सेक्शन है वो 7 सेक्शन है ओनली। बस याद करना है, कैसे याद करना है वो हम तरीका बताएंगे आपको। भाई इसमें सिर्फ टोटल 7 सेक्शन है। और ये कब लागू हुआ, तो ये जो एप्लीकेबल हुआ है उसके बारे में इसका सेक्शन 1 बताता है। तो ये 28 जनवरी 1984 को ये एप्लीकेबल हुआ है। और कहाँ पर लागू होता है, तो संपूर्ण भारत पर लागू होता है। लेकिन पहले जब ये एक्ट बना था तब ये संपूर्ण भारत पर लागू नहीं होता था। लेकिन अब जब ये अमेंडमेंट हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 31 मतलब जो 31 अक्टूबर 2019 में ये एप्लीकेबल होता है, संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो अब संपूर्ण भारत पर लागू होता है, पहले नहीं होता था। क्वेश्चन मतलब ऐसा नहीं पूछ सकते, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि भाई पहले कहाँ लागू होता था, ये नहीं पूछा जाएगा कि कहाँ लागू होता है। मतलब इस तरह से भी पूछा जा सकता है, दोनों तरफ से क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका जो सेक्शन मतलब टोटल 7 सेक्शन है, और 7 सेक्शन इजी भी है। पूरा एक्ट जो है पूरा इजी है, ये कम्प्लीटली आपको ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ किस तरह से पढ़ना है वो आपको देखने की जरूरत है। तो सेक्शन 1 इसका शोर्ट टाइटल के बारे में बताता है। तो शोर्ट टाइटल में क्या है, एक तो फर्स्ट पॉइंट इसका ये कहता है कि भाई संपूर्ण भारत लागू होने के बारे में बात करता है, तो लागू संपूर्ण भारत पर होगा ये बारे में बात करता है। कब लागू हुआ, सेकंड कहता है। तो लागू है ना, तो ये जो है बस इसकी डेट बताई हुई है कि कब लागू हुआ, तो 28 जनवरी 1984 से लागू हुआ है संपूर्ण भारत पर। मतलब पहले संपूर्ण भारत नहीं था, लेकिन अब जो है संपूर्ण भारत पर लागू है। ठीक है, पहले संपूर्ण भारत मतलब जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़ करके संपूर्ण भारत पर लागू था। लेकिन जब ये अमेंडमेंट हुआ था, जम्मू कश्मीर जो प्रोविजन स्पेशल उसको जो अमेंड किया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसी के बाद से मतलब संपूर्ण भारत पर लागू होता है। 31 अक्टूबर 2019 से संपूर्ण भारत पर लागू होता है, जम्मू कश्मीर पर भी एप्लीकेबल होता है। सेक्शन 2 क्या कहती है, सेक्शन 2 में डेफिनेशन दी गई है। कितनी डेफिनेशन है, 2 डेफिनेशन, एक तो ए और बी। ए क्या कहता है,
ए में तो रिस्ट्री के बारे में है, मिसचीफ के बारे में कि मिसचीफ क्या क्या मीनिंग है, तो मिसचीफ का वही मीनिंग है जो आईपीसी के सेक्शन 425 में 425 ने जो रिस्ट्री का मिसचीफ का मीनिंग से दिया हुआ है वही यहाँ पर होगा। इसके बारे में 2 का ए क्लॉज बताता है और बी क्लॉज ये बताता है पब्लिक प्रॉपर्टी की बात करता है, मतलब पब्लिक लोक संपत्ति की बात करता है। लोक संपत्ति से क्या अभिप्राय है, तो लोक संपत्ति में चल अचल दोनों प्रकार की संपत्ति आती है। स्थावर मतलब कि अचल और जंगम यानी कि चल। स्थावर अचल इमूवेबल प्रॉपर्टी और चल जंगम चल और मूवेबल प्रॉपर्टी। तो चल हो चाहे अचल प्रॉपर्टी हो जिसके अंतर्गत कोई मशीनरी जो निम्नलिखित के स्वामित्व या कब्जे में या नियंत्रण के अधीन है, मतलब पहला दिया है इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट दिया है, सेकंड दिया है स्टेट गवर्नमेंट और स्थानीय प्राधिकारी दिया है थर्ड नंबर पे। उसके बाद जो आता है केंद्रीय प्रांतीय राज्य या राज्य अधिनियम द्वारा इसके अधीन स्थापित निगम आ गया, 4 नंबर पे निगम आ गया। 5 नंबर में कंपनी आ गया, ठीक है। 5 नंबर में कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन की धारा 617 में परिभाषित कंपनी आ गई। उसके बाद आता है 5वें नंबर पे उपक्रम और संस्था आ गई। कौन सी उपक्रम और संस्था आ गई, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में स्पेसिफाई करती है, ठीक है। अधिसूचना में राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इसके लिए स्पेसिफाई करे कि ये संस्था और ये उपक्रम जो है लोक प्रॉपर्टी में आएंगे, मतलब पब्लिक प्रॉपर्टी में आएंगे, लोक संपत्ति में आएंगे। तो ये 5 पॉइंट इसमें दिए हुए हैं, तो ये आपको याद रखना है कि बस इसमें से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लोक प्रॉपर्टी में क्या क्या आता है, तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। तो पहले में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्थापित है, सेकेंड में स्टेट गवर्नमेंट आ गया, थर्ड में आपका जो है निगम आ गया, 4 में कंपनी आ गई, नहीं सॉरी 4 में निगम आ गया और थर्ड में तो स्थानीय प्राधिकारी जो लोकल अथॉरिटी वो आ गई, 4 में निगम आ गया, फिर कंपनी आ गई। कंपनी ओनली आपको सिर्फ कंपनी याद रखना है, 5 में कंपनी आ गई है और 6 में जो है 6 पॉइंट दिए ना इसमें, तो 6 में मतलब ऐसे संस्था और उपक्रम आ जाएगा जिसे केंद्रीय सरकार स्पेसिफाई करती है, नोटिस राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्पेसिफाई करती है, ठीक है, विनिर्दिष्ट करती है। तो ये हमारा सेक्शन 2 कंप्लीट हो गया। 3 में क्या, 3 और 4 एक जैसे सेक्शन है, दोनों में पनिशमेंट बताया है। तो लोक संपत्ति को नुकसान किया जाता है, नुकसान करके जो उसको मतलब रिस्ट्री की जाती है उसके बारे में 3 में बताया गया है और 4 में अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के द्वारा लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है, उसके द्वारा रिस्ट्री की जाती है, मिसचीफ की जाती है, उसके बारे में मतलब सेक्शन 4 बड़ी धारा है और 3 छोटी धारा है, क्योंकि इसमें साधारण रिस्ट्री की बात करी गई है 3 में और 4 में अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के द्वारा की जाती है, तो ये 4 में आ जाएगा। हाँ, तो अब हम देखते हैं सेक्शन 3 क्या कहता है और सेक्शन 4 क्या कहता है। मतलब इसमें पनिशमेंट दिया गया है 3 और 4 में, दोनों को साथ में ही कनेक्ट कर लीजिए, दोनों ही जैसे सेक्शन है, बस उसमें अग्नि और विस्फोटक पदार्थ आ गया तो उसकी सजा बड़ी हो जाएगी, इसमें कम सजा है, साधारण दृष्टि की बात है। तो जो हाँ चलिए, तो 3 देखते हैं हम, सेक्शन 3 देखते हैं, इसका डायरेक्ट निकाल लीजिए और हमें बताते हैं, वो आप टिक करते चलिए। लोक संपत्ति नुकसान कारित करने वाली रिस्ट्री की बात है इसमें, तो इसका सब क्लास मतलब सब सेक्शन 1 कहता है जो कोई उपधारा 2 में निर्दिष्ट प्रकार की लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति की बाबत कोई कार्य करके, जो मतलब हमने सेक्शन 2 पढ़ी है, यानी उपधारा 2 की बात है, मतलब उपधारा 2 में निर्दिष्ट मतलब इसी की सेक्शन धारा 3 की उपधारा 2 इसमें बताई गई है, उससे भिन्न तो किसी लोक संपत्ति से भिन्न किसी लोक संपत्ति की बाबत कोई कार्य करके रिस्ट्री, मतलब जो उपधारा 2 में बताया गया ना उनको छोड़ करके कोई दूसरी तरह की लोक संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है ना, तो ऐसी संपत्ति को छोड़ के जो उपधारा 2 सब सेक्शन 2 में जो बताई गई उसे छोड़ करके उसके अलावा दूसरी प्रॉपर्टी की बात है तो उसको रिस्ट्री पहुंचाई जाती है, उसको नुकसान पहुंचा जाता है, उसके नुकसान पहुंचा करके रिस्ट्री की जाती है, मिसचीफ किया जाता है। तो उसका आपने जो 425 पढ़ी होगा ना सेक्शन, उसमें आईपीसी का सेक्शन, और रिस्ट्री में से क्वेश्चन पूछा जैसे बर्फ वाला जो बर्फ का वो है घर, उसमें पानी छोड़ देता है तो उसका बर्फ गल जाता है, तो वो रिस्ट्री करता है, मतलब उसको नुकसान हो रहा है तो उसको दुख पहुंचता है ना, उसको तकलीफ होती है, भाई उसका नुकसान हुआ है तो उसको जो है रिस्ट्री होती है, नुकसान होता है तो इंसान दुखी होता है, मतलब उसको परेशानी होती है,
तो वो उसे रिस्ट्री कहते हैं। तो जो इसी तरह से मतलब जो काम नुकसान करा जाएगा, किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाएगा तो फिर उसे नुकसान हो रहा है प्रॉपर्टी को, तो उसे दुख होगा, रिस्ट्री होगी, उसे मिसचीफ होगा। तो वो वाली बात है। तो जो पब्लिक प्रॉपर्टी सब इसमें सेक्शन 3 का सब सेक्शन 2 में जो बताई गई ना, उससे अलग का मिसचीव करता है, रिस्ट्री करता है, तो सजा क्या होगी उसके बारे में बताएगी। 2 तरह की सजा इसमें दी गई है। तो उसमें मतलब है ना, वो कारावास है जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो सजा जो है 5 साल तक की 5 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान है। मतलब न्यूनतम का इसमें नहीं दिया गया है इसका सब सेक्शन 1 में, लेकिन इसमें जो है 5 साल तक की सजा का अधिकतम दी गई है, 5 साल तक होगी और जुर्माना भी साथ में। एंड फाइन है, एंड फाइन जरूर याद रखिएगा, एंड फाइन है। इसको आप जो है क्या बोलते हैं, वो हाइलाइटर से वो कर लीजिए, हाँ, कलर कर दीजिए इस पे, तो आपको याद रखने में आसानी होगी। इसे अंडरलाइन कर लीजिए या फिर अपनी पेन से। अब सब सेक्शन 2 क्या कहता है कि जो कोई किसी ऐसी संपत्ति की बाबत जो ए नंबर कोई ऐसा भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति जिसका उपयोग जल, प्रकाश, शक्ति या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण या प्रदाय के संबंध में किया जाता है। तो इसमें मतलब ये जल वगैरह, प्रकाश और विद्युत की बात आ गई है। तो उसके उत्पादन, वितरण, प्रदाय के संबंध में किया जाता है। जैसे मैं बताया कि जैसे वो बर्फ के घर में पानी छोड़ देता है तो उसका जो बर्फ है पिघल जाता है, वो वाला रिस्ट्री उस तरह का। और बी नंबर कोई तेल या प्रतिष्ठान है उसको नुकसान पहुंचाता है। सी नंबर है कोई मल संकर में है, इस तरीके से करता है। और डी है कोई खान या कारखाना है उसमें करता है। जैसे भी कारखाने की बात है, जैसे कोयले का खान है या हीरो की खान है या मतलब जो भी तेल की खान है, तो कोई खान या कारखाना है तो उसकी बात है। और इसमें जो ई नंबर है वो कहता है लोक परिवहन या दूर संचार का कोई साधन है या उसके संबंध में उपयोग किया जाने वाला कोई भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति है। Public transportations are of telecommunications or any building installation or other property used in connection therewith. सॉरी, हाँ, तो ये तो इस तरह की रिश्ते करता है तो क्या सजा मिलेगी भाई? पहले मैं तो बताया है कि जो सजा है 5 साल तक की होगी और फाइन है। अब यहाँ पर सजा डिफरेंस तो हो गई, क्या हो गई? कठोर कारावास जिसकी अवधि इसमें कम, मिनिमम भी बताई है और मैक्सिमम भी बताई है। तो मिनिमम 6 माह होगी, है ना, कम से कम नहीं होगी, मतलब मिनिमम 6 महीने है, 6 मंथ, ये याद रखिएगा। तो कठोर कारावास जिसकी अवधि 6 माह से कम की नहीं होगी किंतु 5 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। तो मिनिमम 6 मंथ याद रखिएगा सेकेंड वाले में, और मैक्सिमम 5 साल, 5 ईयर। एंड फाइन है। उसके बाद आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 में सजा ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। तो उसमें देख लेते हैं। सेक्शन 4 में अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के द्वारा रिस्ट्री की जाती है। तो सेक्शन 4 में अग्नि और निकाल लीजिए सेक्शन 4, अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा लोक संपत्ति नुकसान कारित करने वाली रिस्ट्री। तो मिस्चीफ कॉजिंग डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी बाय फायर और एक्सप्लोजिव सब्सटेंस, तो इस तरह से रिस्ट्री की जाती है। तो उसकी क्या सजा होगी? तो जो कोई धारा 3 की उपधारा 1 या उपधारा 2 के दिन कोई अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा। अब वहां पर अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के द्वारा नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये बता रहा है कि धारा 3 में और 4 में जो बताया गया है ना, वही अपराध अग्नि और विस्फोटक पदार्थ के मतलब धारा 3 का जो सब सेक्शन 1 और 2 है उसमें जो सजा मतलब अपराध बताया गया है, उसको उस अपराध को करने मतलब उस कार्य को करने में अग्नि और विस्फोटक पदार्थ का यूज किया जाता है। तो उसकी सजा क्या होगी? तो अपराध अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा करेगा वह कठोर कारावास से, इसमें सजा जो है ना कठोर होगी ना, कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी, मतलब मिनिमम 1 ईयर है और मैक्सिमम क्या है? मैक्सिमम 10 साल है। एंड फाइन है 10 ईयर है इसमें, ठीक है। तो जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु 10 साल तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा, ठीक है। तो 1 ईयर, मिनिमम 1 ईयर और मैक्सिमम 10 ईयर। एंड
ऑल्सो फाइन। परंतु हाँ, एक ये जो दोनों सेक्शन है ना, मतलब 3 वाला और 4 वाला, इसमें परंतु जो दिया है, तो उसमें जो 6 मंथ था, तो 6 मंथ को कम किया जा सकता है, जो रीजन रिकॉर्ड करेगा कोर्ट, और 6 मंथ कर सकता है, है ना। विशेष कारणों को जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे, 1 वर्ष से कम की किसी अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकेगा, इस सेक्शन 4 का। परंतु ये प्रोवाइडेड, और 3 का जो प्रोवाइडेड उसमें 6 मंथ का दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, जो 3 का है ना, ये प्रोवाइडेड, इसका न्यायालय ऐसे कारणों से जो उसके निर्णय में लेखबद्ध किए जाएंगे 6 मास से कम की किसी अवधि कारावास का दंडादेश। तो इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस तरह से भी, कि परंतु को न्यायालय जो है, परंतु प्रोवाइडेड क्या कहता है, तो वो प्रोवाइडेड वाला क्वेश्चन भी आएगा इसमें, तो ये भी याद रखिएगा। उसके बाद सेक्शन 5 आता है। सेक्शन 5 तो स्पेशल प्रोविजंस की बात करता है। सेक्शन 5 में स्पेशल प्रोविजंस है। सेक्शन 6 और 7 साथ में कर लीजिए। दोनों में जो है सेविंग्स की बात है, मतलब जो एक्ट पहले था, मतलब एक्ट नहीं था, ऑर्डिनेंस था, 1984 का ऑर्डिनेंस था, उसको, उसमें जो प्रोसीडिंग वगैरह की गई थी ना, कार्यवाही, उसमें उसको बचा के रखा गया है, सेव करके रखा गया है। तो उसके बारे में, मतलब 6 क्या कहता है, सेविंग्स की बात करता है, व्यावृत्ति की बात करता है, और 7 भी सेविंग्स और व्यावृत्ति की बात करता है, लेकिन साथ में वो क्या करता है, रिपील्ड की बात करता है, रिपील किया गया है ना। तो 6 और 7 एक जैसा है। 5 में स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं जमानत के बारे में, बेल के बारे में। तो 5 में स्पेशल प्रोविजन है जमानत के बारे में, बेल के बारे में। वो देख लेते हैं हम क्या कहता है। स्पेशल प्रोविजन मतलब जो एक्यूज्ड क्या है, इसमें मतलब जो जमानत उसको दी जाएगी ना, उसके लिए कंडीशन बताई गई है कि भाई जब एक्यूज्ड है या फिर वो कन्विक्टेड है, तो फिर मतलब उस पर प्रोसिक्यूशन चल रहा है, या फिर वो कन्विक्ट हो चुका है। तो कन्विक्टेड हो चुका है, तो फिर उसका जो जमानत पर देना है, जमानत उसको देना है, तो उसके लिए कंडीशन लगाई जाएगी। उसको जमानत कब मिलेगी, जब मतलब प्रोसिक्यूशन को सुनवाई का अवसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो जो इसमें जमानत के बारे में विशेष उपबंध है, सेक्शन 5 निकाल लीजिए। कोई व्यक्ति जो धारा 3 या 4 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का अभियुक्त है, मतलब धारा 3 और 4 में जो रिस्ट्रिक्ट उसने की है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करके, तो उसका जो वो एक्यूज्ड है धारा 3 और 4 का, तो उस पर अभियुक्त या उसके लिए सिद्ध दोष ठहराया गया, तो सिद्ध दोष हो गया, कन्विक्टेड हो गया। तो यदि अभिरक्षा में है, तो जमानत पर या उसके स्वयं के बंध पत्र पर तभी छोड़ा जाएगा जब अभियोजन पक्ष को ऐसे छोड़े जाने के लिए आवेदन का विरोध करने के अवसर दे दिया गया हो, है ना। तो अभियोजन पक्ष को जो है उसको सुनवाई का, मतलब उसको विरोध करने का, डिफेंस करने का, मतलब उसको विरोध करने का अवसर दिया गया है। prosecution has been given an opportunity to oppose the application for such release, ठीक है। उसके बाद ही उसे जमानत पर छोड़ा जाएगा। 6 और 7 क्या कहता है, देख लेते हैं। 6 सेविंग्स की बात करता है, व्यावृत्ति की बात करता है। तो इस अधिनियम के उपबंध समय प्रवर्त की सैन्य विधि के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे, मतलब जो कोई लॉ एप्लीकेबल है उस समय, उसके अतिरिक्त है, मतलब जैसे आईपीसी एप्लीकेबल है या कोई सा भी एक्ट एप्लीकेबल है, तो उसके इस जो है एक्ट है लोक संपत्ति को निवारण अधिनियम जो है, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 जो है, इस एक्ट के जो प्रोविजन है वो अदर लोग के विरोध में नहीं होंगे, उनकी सप्लीमेंट्री करेंगे, मतलब पूरक होंगे, उनकी सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे, ना कि उसका विरोध करेंगे या उनको कम करेंगे, है ना। तो ये हेल्प करता है, सप्लीमेंट्री करता है, पूरक का काम करता है, ना कि ये विरोध करता है, ना उनकी शक्तियों को, मतलब उनके प्रोविजंस को कम करता है या उनका विरोध में काम करता है। तो ये जो है ये सी बात करता है ये वाला सेक्शन। प्रवर्ती की सैन्य विधि के उपबंध के अतिरिक्त होंगे, अतिरिक्त है, न कि उसके अल्पीकरण में, उसको कम नहीं करेंगे। और इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को ऐसी किसी कार्यवाही से, चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो, चाहे इन्वेस्टिगेशन हो या अन्यथा हो, छूट दे नहीं देगी, जो यदि यह अधिनियम नहीं होता तो उसके विरुद्ध संसित की जाती या की गई होती। मतलब कोई कार्यवाही किसी अदर लॉ में की जा रही है, तो उसको इस एक्ट के द्वारा छूट नहीं दी जाएगी। उसको ऐसा नहीं कहा जाएगा कि ये एक्ट है तो फिर उसको उस प्रोसीडिंग में उसको छूट दे दी जाए जो पहले किसी एक्ट में चली गई थी, की गई थी, तो उस पर छूट देने वाली इस एक्ट के द्वारा जो की जाएगी कार्यवाही, वो छूट देने वाली नहीं समझी जाएगी। ये वाली बात कहता है ये एक्ट, मतलब ये सेक्शन 6 और 6 चैप्टर, मतलब सेक्शन 7
निरसन और व्यावृत्ति की बात करता है, रिपील एंड सेविंग्स। तो रिपील एंड सेविंग्स लोक संपत्ति को नुकसान का निवारण अध्यादेश, अध्यादेश ऑर्डिनेंस ही याद रखिएगा कि किसको रिपील्ड किया गया है, मतलब लोक संपत्ति को निवारण अधिनियम, सॉरी, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 के एक्ट के द्वारा किस एक्ट को रिपील किया गया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। या फिर मतलब इसको घुमा के भी पूछ सकता है अलग तरह से। तो आपको मतलब इसमें जो है ना ये ऑर्डिनेंस, ऑर्डिनेंस याद रखना है आपको, अध्यादेश याद रखना है, उसका नाम अध्यादेश था। इसके पहले जो था ना एक्ट, वो एक्ट नहीं था, वो अध्यादेश ऑर्डिनेंस के नाम से था। मतलब लोक संपत्ति को नुकसान निवारण अध्यादेश 1984 1984 इसके द्वारा निश्चित किया जाता है। मतलब ये जो एक्ट है लोक संपत्ति का नुकसान निवारण अधिनियम 1984 के द्वारा ऑर्डिनेंस जो है 1984 का, उस ऑर्डिनेंस को रिपील्ड कर दिया गया। और सेकेंड पॉइंट इसका मतलब सब सेक्शन 2 से कहता है ऐसे निरसन के होते हुए भी यह है कि उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाही अधिनियम के तहत स्थानीय उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी। मतलब निरसन हो गया है ना भाई, निरसन तो हो गया, लेकिन जो कार्यवाही जो प्रोसीडिंग से चली थी, जो कुछ भी मतलब कार्य किए गए थे, जो कार्यवाही की गई थी, वो मतलब ये समझी जाएगी कि इस एक्ट के द्वारा ही किए गए हैं। मतलब उनको खत्म नहीं किया जाएगा, वो प्रोसीडिंग जो चली थी वो ऐसे ही निपटाई जाएगी जैसे इस एक्ट के द्वारा की गई। मतलब ऐसा समझा जाएगा जैसे ये एक्ट बना ही नहीं है, उसी में की गई है। ठीक है, तो ये वाली बात ये सेक्शन 7 कहता है। मतलब सेविंग्स का बात यही है कि जो कार्यवाही वगैरह जो की गई है ना, उनको बचा के रखा जाएगा, उनको उनके जो प्रभाव है, इफेक्ट है, उनको कम नहीं किया जाएगा। ऐसी बात तो है इसमें। तो इसमें इस तरह से मतलब बहुत ही छोटा जो है एक्ट है ये, और बहुत ही सिंपल सा एक्ट है, याद करने में भी इजी है। तो तरीका बस यही है इसका कि अच्छे से आप इसको रीड कर लीजिए और सेक्शन जो एक जैसी है उनको कनेक्ट कर लीजिए। और जैसे 6 है 7 है, दोनों में सेविंग्स की बात है। 5 स्पेशल प्रोविजन की बात करता है। 3 और 4 में पनिशमेंट है। 3 में कम पनिशमेंट है क्योंकि कम ऑफेंस का जो साधारण दृष्टि की बात करता है, और जब बड़ी दृष्टि करी जाएगी तो सेक्शन 4 में की जाएगी, सेक्शन 4 में बड़ी सजा हो जाएगी। उसके बाद जो सेक्शन 2 में तो डेफिनेशन है, सिर्फ ए और बी 2 क्लॉज दिए हुए हैं। ए में रिस्ट्री के बारे में बताया गया है कि जो आईपीसी के सेक्शन 425 में जो मीनिंग है उसका रिस्ट्री का, वही यहाँ पर मीनिंग से होगा। और बी जो है बी में पब्लिक प्रॉपर्टी को डिफाइन किया गया है कि भाई पब्लिक प्रॉपर्टी कौन सी होगी, तो वो वाली बात 2 में बताई गई है। और फर्स्ट में जो शॉर्टर टाइटल वगैरह बताया गया है, तो 2 ही पॉइंट उसमें भी है। तो उसमें सिर्फ ये है कि एक्ट का जो मतलब कहाँ पर लागू होगा, तो संपूर्ण भारत पर होगा। जम्मू कश्मीर राज्य उसमें अपवाद था, लेकिन उसको हटा दिया गया है 31 अक्टूबर 2019 से। और उसके बाद सेकेंड जो पॉइंट है, वो सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि जो मतलब हाँ डेट बताता है, सेकंड पॉइंट में डेट बताई गई है कि किस डेट से लागू हुआ। तो 28 जनवरी 1984 से लागू हुआ है और संपूर्ण भारत पर लागू है वर्तमान में, और पहले नहीं था, जम्मू कश्मीर अपवाद था। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, बाकी तो सिंपल सा है। कोई इसमें वो डिफिकल्टी वाली बात नहीं है। जैसे छोटे छोटे एक्ट हम फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं, और इसमें क्वेश्चन जो है ना वो कैसे पूछे जाते हैं इस तरह से आपने वैसे तो देख लिए होंगे, बेयर एक्ट में सब कुछ दिया हुआ आता है। और प्रैक्टिस के लिए टेस्ट लगाना है तो मैं आपको मतलब टेस्ट भी प्रोवाइड करवाऊंगी, आप हमारी क्लास ज्वाइन करेंगे तो। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसमें हम टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाते हैं, फ्री स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल है वहाँ पर। तो आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिए, वहाँ आपको निश्चित ही हेल्प मिलेगी। और हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, अभी रिविजन क्लास की सीरीज चल रही है, और साथ में हम टेस्ट सीरीज भी चलाएंगे, जीके भी कवर करवा देंगे, एमपी जीके। तो आप क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, और व्हाट्सएप नंबर भी डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। तो चलिए क्वेश्चन कैसे पूछते हैं इसमें। क्वेश्चन जैसे ऐसे आता है, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 का अधिनियम संख्या क्या है। तो मैं जैसे स्टार्टिंग में बता दिया था कि इसका जो अधिनियम संख्या है वो जो है 3 है। इसके बाद क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, लोक संपत्ति को नुकसानी का निवारण अधिनियम 1984 जम्मू कश्मीर पर प्रयोज्य है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। तो कब तक प्रयोज्य है, तो इसका आप ऑप्शन नंबर इसमें बताया है, एक तो है
16 मार्च 1984 से, 28 जनवरी 1984 से, सी नंबर है 9 अगस्त 2019 से, और डी नंबर है 31 अक्टूबर 2019 से। तो बताइए इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइए जल्दी, ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट है इसका। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर है। 31 अक्टूबर 2019 से जो है जम्मू कश्मीर पर एप्लीकेबल है ये, एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर बाय, ठीक है, तो ये एप्लीकेबल है 31 अक्टूबर 2019। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो आप हमें कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा, अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, और नए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और ऑल कर दीजिए, ताकि ऑल वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।